सुप्रभात बच्चों आज हम लोग इस वीडियो पाठशाला में कक्षा 9वीं की हिंदी पूरक पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 1 के अंतर्गत रीढ़ की हड्डी पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। पाठ परिचय। रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर का एक व्यंग प्रधान सामाजिक एकांकी है। इस एकांकी में वर्तमान युग की विवाह की समस्या पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें कन्या के पिता को वर पक्ष के सामने स्वयं को दीनहीन और छोटा मानने को विवश होना पड़ता है। बीए पास पढ़ी लिखी कन्या को विवाह के लिए कम पढ़ी लिखी लड़की बताना पिता की मजबूरी है। रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल 6 पात्र हैं। प्रेमा, राम स्वरूप, नौकर रतन, उमा, गोपाल प्रसाद और शंकर। प्रेमा, राम स्वरूप, उमा, नौकर रतन एक कन्या पक्ष के हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर ये वर पक्ष के हैं। प्रेमा उमा की माँ है और राम स्वरूप उसके पिता हैं। रतन उनका नौकर है। गोपाल प्रसाद शंकर के पिता हैं और शंकर गोपाल प्रसाद का बेटा है। इस एकांकी की कहानी उमा के विवाह को लेकर बुनी गई है। सारी कहानी उमा के विवाह के इर्द गिर्द घूमती रहती है। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे रीढ़ की हड्डी पाठ को। चलिए शुरू करते हैं। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। बाबू, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस बस। नौकर, बिछा दूं साहब? बाबू, जरा तेज आवाज में। और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अक्ल बंट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब? और यह पसीना किस लिए बहाया है? नौकर, तख्त बिछाता है, ही। बाबू, हंसता क्यों है? अबे, हमने भी जवानी में कसरतें की हैं। कलशों से नहाता था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज है? उसे सीधा कर यूं, हाँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांग ला, इसके ऊपर बिछाने के लिए चद्दर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेजपोश ठीक करते हैं। एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं। कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगाते हैं। सासा घर की मालकिन प्रेमा आती है। गंदुमी रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज से जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त हैं। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। बाबू साहब राम स्वरूप दोनों तरफ देखने लगते हैं। शब्दार्थ। मामूली, मामूली माने थोड़ा सा। महाशय, महाशय माने सज्जन व्यक्ति। अधेड़, अधेड़ माने पक्की उम्र, 50 साल के करीब। सिरा, सिरा माने किनारा। कसरत, कसरत माने व्यायाम। कलश, कलश माने घड़ा। तख्त, तख्त माने लकड़ी के फट्टों से बना आसन या चौकी। राम स्वरूप द्वारा मेहमान के स्वागत की तैयारी।
बाबू राम स्वरूप अपने नौकर के साथ मिलकर अतिथि कक्ष को सजा रहे हैं। बाबू राम स्वरूप की उम्र 50 साल के करीब है। बाबू राम स्वरूप और नौकर दोनों मिलकर एक तख्ते को अतिथि कक्ष में लेकर आ रहे हैं। तख्ते के एक किनारे को बाबू राम स्वरूप पकड़े हुए हैं और उसके दूसरे किनारे को उनका नौकर। बाबू राम स्वरूप अपने नौकर को धीरे चलने के लिए कहते हैं तो नौकर चौकी बिछाने के लिए कहता है। इस पर बाबू राम स्वरूप ऊंची आवाज में बोलते हैं, इस तख्त को इतनी मेहनत से क्यों लाया है? बिछाने के लिए ही तो लाया है। लगता है जब भगवान बुद्धि बांट रहे थे तो उस समय तू देरी से पहुंचा था, इसीलिए मूर्ख ही रह गया। राम स्वरूप का नौकर तख्ता बिछाता है और हंस पड़ता है। बाबू राम स्वरूप कहते हैं, हंस क्यों रहा है? मैंने भी जवानी में खूब कसरतें की हैं। लोटों की तरह घड़ों से नहाता था। यह तख्ता क्या चीज़ है? इस तख्ते की क्या बात है? और अपने नौकर रतन को चद्दर लाने के लिए भेज देते हैं। बाबू राम स्वरूप का नौकर घर में चद्दर लाने के लिए चला जाता है और इधर बाबू राम स्वरूप मेजपोश को सजा रहे हैं, गुलदस्ते और कुर्सियों को साफ कर रहे हैं। तभी उसी समय अचानक मालकिन प्रेमा गुस्से में आती है। वह गेहुए रंग की है और छोटे कद की है। चेहरे के हाव भाव और आवाज से साफ मालूम होता है कि वह किसी काम में बहुत व्यस्त है, वह किसी काम में लगी हुई है। उनके पीछे पीछे उनका नौकर भी खाली हाथ दुबक कर चला आ रहा है। प्रेमा, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। रामस्वरूप धोती? प्रेमा, हाँ, अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए। रामस्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन। रामस्वरूप, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। प्रेमा, अच्छा जा, पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। रतन, और दरी? प्रेमा, दरी यहीं तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। रामस्वरूप, दरी उठाते हुए और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा मालिक रामस्वरूप से गुस्से में पूछती है कि आपको धोती की क्या आवश्यकता पड़ गई?
अभी अभी तो आप धोती बदल कर आए हैं। तो रामस्वरूप बताता है कि उसने बिछाने वाली चादर मंगाई है, धोती नहीं। बाबू रामस्वरूप अपने नौकर रतन को डांटते फटकारते हुए कहते हैं कि तुम्हारे कानों में ढक्कन लगी है क्या? तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैंने तुमसे धोबी के यहाँ से जो धुलकर चद्दर आई है उस चादर को लाने के लिए भेजा था कि धोती? जब बाबू रामस्वरूप नौकर रतन को डांटते फटकारते हैं तो मालकिन प्रेमा नौकर को फिर अलमारी से चादर लाने के लिए भेज देती है। नौकर रतन दर्री लाने के लिए भी कहता है तो मालकिन प्रेमा कहती है कि दर्री यहीं कमरे में एक कोने में पड़ी हुई है, दर्री लाने की जरूरत नहीं। बाबू रामस्वरूप दर्री उठा रहे हैं और अपनी पत्नी के कमरे से हारमोनियम और सितार बाजा को भी अपने नौकर से लाने के लिए कहते हैं। वे कमरे में हारमोनियम और सितार बाजा भी रखवाते हैं। रतन चादर लाने के लिए चला जाता है और इधर प्रेमा और रामस्वरूप दोनों पति पत्नी मिलकर तख्त पर दरी बिछा रहे हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। मुंह फुलाए? और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। प्रेमा, तो मैं ही क्या करूं? सारे जतन करके तो हार गई। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। अपना जमाना अच्छा था, आई पढ़ ली, गिनती सीख ली और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई होगी। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। मालकिन प्रेमा बाबू रामस्वरूप से बताती है कि आपकी बेटी तो रूठी हुई है, वह शादी के लिए तैयार नहीं होती और न ही पाउडर लगाने को तैयार है। बाबू रामस्वरूप कहते हैं कि तुम किस रोग की दवा हो? मर्ज, मर्ज मैंने रोग। तुम किस रोग की दवा हो? यानी तुम कैसी माँ हो जो अपनी बेटी को समझा बुझाकर सही रास्ते पर नहीं ला सकती हो? किसी तरह से वे मेहमान आ रहे हैं। अगर इस बार भी रिश्ते में दरार पड़ गई, रिश्ता तय नहीं हुआ, तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, मेरी नहीं। प्रेमा कहती है कि मैंने उसे मना मना कर थक गई हूँ, सारी कोशिशें की, मगर वह मान ही नहीं रही है। आपने उसको इतना पढ़ा लिखा दिया है कि उसका मन बढ़ गया है। आपको उसे इतना नहीं पढ़ाना लिखाना चाहिए था। हमारा जमाना ही ठीक था।
उस समय आई पढ़ना, गिनती सीख लेना और स्त्री सुबोधनी पढ़ लेना ही बहुत था। उस समय स्त्री सुबोधनी में तो ऐसी ऐसी बातें लिखी थीं कि आजकल के बीए एमए की पढ़ाई उसके सामने नहीं ठहर सकती। आज के समय के पढ़ाई लिखाई के लक्षण तो विचित्र ही हैं। रामस्वरूप, ग्रामोफोन बाजा होता है ना, प्रेमा क्यों? रामस्वरूप, दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ रिकॉर्ड, एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। प्रेमा हटो भी, तुम्हें ठठोली ही सूझती रहती है। ठठोली, ठठोली बने हंसी मजाक। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते, अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। रामस्वरूप ग्रामोफोन बाजा आदि कहकर अपनी पत्नी प्रेमा का मजाक उड़ाते हैं। तो प्रेमा कहती है, आपको तो केवल मजाक ही सूझा रहता है, मेहमानों के आने का समय हो गया है। रामस्वरूप, तो हुआ क्या? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है? टीम टाम मने दिखावा। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीज़ों से न जाने किस जन्म की नफरत है। नफरत मने घृणा। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। रामस्वरूप, न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। मालकिन प्रेमा कहती है कि आपने ही कहा था कि उसको सजा कर ठीक से नीचे लाना, जब मेहमान आ जाएं तो उसको सजा धजा करके ठीक से नीचे भेजना। आजकल लड़की भले ही कितनी ही सुंदर क्यों न हो, बिना बनाव श्रृंगार के, बिना दिखावे के कोई उसे सुंदर नहीं कह सकता। मैंने उसके श्रृंगार के लिए सारी सामग्री उसके सामने रख दिया, लेकिन वह सजने को तैयार ही नहीं है। वह श्रृंगार के सामग्रियों से घृणा करती है, उसे पाउडर लगाना पसंद ही नहीं है। मैंने उसे पाउडर लगाने के लिए, सजने संवरने के लिए कहा तो वह रूठ गई और सो गई। मैं तो आपकी लड़की से हार गई हूं। रामस्वरूप, न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। रामस्वरूप चिंतित उठते हैं, कहते हैं कि न जाने एक ऐसी लड़की है। आजकल की लड़कियां श्रृंगार बनाव को पसंद करती हैं, पाउडर लगाना पसंद करती हैं। उनके सहारे ही पाउडर का यानी सौंदर्य प्रसाधन का धंधा चलता है। यदि लड़कियां ना हो तो श्रृंगार की सामग्रियां बिके ही नहीं।
पर उमा एक ऐसी लड़की है जिसको श्रृंगार की सामग्री पसंद ही नहीं, वह उससे घृणा करती है। प्रेमा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था एंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी न उठानी पड़ती, पर तुम तो। रामस्वरूप बात काटकर चुप चुप दरवाजे में झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। काबू? जबान पर काबू होना, जबान पर काबू होना का अर्थ है बोलने पर नियंत्रण होना। कल ही यह बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो। उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करेगी। प्रेमा, अच्छा बाबा, मैं न बोलूँगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। पत्नी अपना पल्ला झाड़ती हुई यह काम पद पर डालती है कि उसे इतना पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए था, वह एंट्रेंस पास कर लेती, इतना ही काफ़ी था। बाबू रामस्वरूप पत्नी को डांटते हुए कहते हैं, तुम्हें समझाया था कि हमें उमा की पढ़ाई को छिपाना है, तुम फिर भी एंट्रेंस का नाम मुंह पर ला रही हो। रामस्वरूप, तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, न सही पाउडर, वैसे कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना। रतन का आना आ गया। रतन, इधर ला, इधर बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो जरा उधर से, चद्दर बिछाते हैं। रामस्वरूप अपनी पत्नी प्रेमा को उमा को तैयार करने के लिए भेज देते हैं। और उससे कहते हैं कि जब मेहमान आ जाएंगे तो उसे पान की तस्तरी लेकर उनके सामने भेज देना। इतने में उनका नौकर रतन आ जाता है। बाजा और चद्दर रखता है। रामस्वरूप और उनका नौकर रतन दोनों मिलकर चद्दर बिछाते हैं। प्रेमा, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना दी हैं, फल रखे हैं ही, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन तो आया ही नहीं। रामस्वरूप, क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखरों के मारे। मालकिन प्रेमा कहती है कि सारा नाश्ता तैयार हो गया है, वे लोग ज़्यादा मिठाई तो खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना दी है, फल भी है, चाय भी है और टोस्ट भी है, लेकिन मक्खन नहीं है। बाबू रामस्वरूप चिंता में पड़ जाते हैं कि मक्खन कौन लाए। एक अकेला नौकर रतन है, वह घर का काम संभाले कि मक्खन लाने जाए। मैंने अपने ऑफिस के चपरासी को आने के लिए कहा था, वह भी बहाना कर गया, वह भी नहीं आया।
प्रेमा, यहाँ का काम कौन ज्यादा है? कमरा तो सब ठीक ठाक है ही, बाजा सितार आ ही गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी। एक आध चीज खुद ले आना, इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा, 2 आदमी ही तो हैं। मालकिनी प्रेमा कहती है, कौन सा ज्यादा काम है? कमरा तो सज ही गया है, कमरे में बाजा सितार सब रख ही दिए गए हैं, बगल के कमरे में ट्रे में सारा नाश्ता रखा ही हुआ है। जब मेहमान आएंगे मैं तो तुम्हें बगल वाले कमरे से उस नाश्ते के ट्रे को पकड़ा दूंगी। 1-2 चीजें आप खुद लेकर आइएगा, तब तक रतन मक्खन लेकर आ ही जाएगा। केवल 2 ही आदमी तो हैं। रामस्वरूप, हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। करीने से मैंने ठीक ठाक संवर कर। ये लोग जरा ऐसे ही हैं, गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानूसी ख्यालों पर। दकियानूसी ख्याल माने होता है पुराने पिछड़े विचार। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज्यादा पढ़ी लिखी न हो। प्रेमा, और लड़का? रामस्वरूप, बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। तालीम माने शिक्षा। सवा शेर माने अधिक तेज। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। रतन, जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप, क्या है रतन, कोई आते हैं? बाबू रामस्वरूप, आने वाले मेहमान गोपाल प्रसाद के बारे में बताते हैं कि वे यूं तो वकील हैं और सभा सोसाइटियों में जाते हैं, परंतु उनके विचार पुराने ख्यालों के हैं, वे पुराने विचारधारा के हैं। वे बहू अधिक पढ़ी लिखी नहीं चाहते। उनका बेटा तो बाप से भी आगे है, वह बीएससी करने के बाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, परंतु लड़की वह भी कम पढ़ी लिखी चाहता है। वह भी कम पढ़ी लिखी लड़की से ही विवाह करना चाहता है। इतना बताकर रामस्वरूप पत्नी को कहते हैं कि वह बेटी उमा को समझा बुझाकर ठीक ढंग से नीचे भेजे। इतने में रतन बाबू रामस्वरूप को बताता है कि मेहमान आ रहे हैं। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांककर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे ए प्रेमा, वो आ भी गए। नौकर पर नजर पड़ते ही, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया, अबे उधर से नहीं अंदर के दरवाजे से जा, नौकर अंदर आता है। और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है, उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। प्रेमा, आऊं? यह बाजा वह नीचे ही रख गया है, कम वक्त। रामस्वरूप, तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ, जल्दी। प्रेमा जाती है। बाबू रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं, किवाड़ों पर दस्तक।
रतन जैसे ही मेहमानों के आने की सूचना देता है, रामस्वरूप दरवाजे से मेहमानों को झांकते हैं और प्रेमा से बताते हैं कि मेहमान आ गए। रतन नौकर, जिसको बाबू रामस्वरूप ने मक्खन लाने के लिए भेजा था, वह अभी गया ही नहीं था। वे उसे डांटकर मक्खन लाने के लिए तुरंत भेजते हैं। प्रेमा हड़बड़ाकर घर के अंदर जाती है। उसकी साड़ी जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है, फंस जाती है। प्रेमा नौकर रतन को डांटते हुए कहती है कि अभागा यह बाजा यही नीचे छोड़कर ही चला गया है। रामस्वरूप मालकिन प्रेमा से घर के अंदर जाने के लिए कहते हैं और वे बाजे को उठाकर रखते हैं। तभी मेहमान दरवाजे पर आ पहुंचते हैं। रामस्वरूप, हाँ हाँ हाँ, आइए आइए, हाँ हाँ हाँ। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना। आंखों से लोक चतुराई टपकती है। आवाज़ से मालूम होता है कि काफ़ी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। उनका लड़का कुछ खीस निपोरने वाले नौजवानों में से है। आवाज़ पतली है और खिसियाहट भरी झुकी कमर इनकी खासियत है। बाबू गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ प्रवेश करते हैं। रामस्वरूप नमस्कार करके उनका स्वागत करते हैं तथा उन्हें बिठाते हैं। लड़के शंकर की रीढ़ कुछ झुकी हुई है। रामस्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए, हाँ हाँ, इधर तशरीफ लाइए, इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं मगर बेंत गिर पड़ता है। रामस्वरूप बाबू गोपाल प्रसाद और उनके बेटे शंकर को बैठाते हैं। बाबू गोपाल प्रसाद के हाथ से बेंत की छड़ी गिर पड़ती है। रामस्वरूप, यह बेंत लाइए, मुझे दीजिए, कोने में रख देते हैं। सब बैठते हैं। हाँ हाँ, मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद खखार कर, नहीं, तांगे वाला जानता था और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। रामस्वरूप, हाँ हाँ हाँ, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। गोपाल प्रसाद, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम, आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। रामस्वरूप बाबू गोपाल प्रसाद के हाथ से छड़ी, बेंत की छड़ी ले लेते हैं और कोने में रख देते हैं और उन लोगों को बैठाते हैं। उनका कुशल क्षेम पूछते हैं। रामस्वरूप, हाँ हाँ, यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे। हम तो आपके हाँ हाँ सेवक ही हैं। हाँ हाँ, थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखा तावी कर और कहिए, शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? जब गोपाल प्रसाद कहते हैं
कि आपकी बेटी की शादी मेरे लड़के की शादी ही है। आपने मुझे परेशान नहीं बल्कि मैंने ही आपको परेशान किया है। तब बाबू रामस्वरूप कहते हैं कि आप मुझे कांटों में घसीटने लगे हैं। आपने तो मुझे परेशानी में डाल दिया। हम तो आपके सेवक ही हैं। कुछ समय बाद शंकर की ओर मुख करके रामस्वरूप उससे कुशल क्षेम पूछते हैं, उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछते हैं कि शंकर बाबू छुट्टी कितने दिनों की है। शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था। शंकर बताता है कि कॉलेज की छुट्टी तो नहीं है, सप्ताह के अंत में मैं चला आया हूं। रामस्वरूप, आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर जी, यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप, साल 2 साल। शंकर, हाँ 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 जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूं। गोपाल प्रसाद, बात यह है साहब कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा जमाना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियां उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही भूख। रामस्वरूप, कचौड़ियां भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थीं। रामस्वरूप, बाबू रामस्वरूप पूछते हैं कि आपका कोर्स भी तो अब केवल 1 साल का ही रह गया होगा। तो शंकर बताता है कि हाँ, साल 2 साल के ही रह गए हैं। रामस्वरूप चौंक जाते हैं। 2 साल? शंकर कहता है हाँ, वही 1 आध साल का अंतर रखता हूं। शंकर बताता है कि नहीं, उसके 2 साल और शेष हैं। गोपाल प्रसाद बताते हैं कि वास्तव में यह 1 साल बीमार हो गया था। आजकल पढ़ाई के समय में ही छात्रों को सारी बीमारियां हो जाती हैं। एक हम लोगों का जमाना था, समय था कि जब स्कूल से वापस आते थे तो 1 दर्जन कचौड़ियां खाते थे। उसके बाद भी खूब भूख भी लगती थी,